हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को सेमेस्टर 2 बीए सेमेस्टर 2 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में बताने वाली हूँ। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक जो हैं जो इसमें बनाए गए हैं वो है स्केल, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लाइमोग्राफ, हिदरग्राफ, बार डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम, प्रोफाइल, रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम। ये सारे टॉपिक जो हैं वो हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे और इसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल कैसे बनाया जाता है और उसमें से डायग्राम जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये इतना सारा टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसे 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। 4 टॉपिक एक साथ, स्केल, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, क्लाइमोग्राफ एंड हिदरग्राफ एक साथ पढ़ेंगे और बार डायग्राम, कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम, प्रोफाइल्स और रेनफॉल डिस्पर्शन डायग्राम एक साथ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से 2 पार्ट हो जाएंगे इस वीडियो का, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो हम अब आगे बढ़ने वाले हैं स्केल पढ़ने के लिए। स्केल से पहले लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या है उसके बारे में, क्या कैसे कैसे लिखते हैं, इसमें हमें क्या क्या ऐसे ऐसे टॉपिक डालना चाहिए प्रैक्टिकल में लिखने के लिए। तो सबसे पहले हमें लेटीट्यूड लाइंस क्या होता है उसके बारे में लिखना चाहिए। लेटीट्यूड लाइंस क्या होता है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा। किधर से किधर की ओर? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है। ये जो भी हम आप लोगों को फैक्ट्स बताते जाएंगे, जैसे कि ग्लोब पर किधर से किधर की ओर खींची जाती है अक्षांश रेखाएं? पश्चिम से पूर्व की ओर, और कुल संख्या कितनी है? 181। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा ताकि प्रैक्टिकल में जब वाइवा में पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छे से जवाब दे पाएंगे कि हम ये जो फैक्ट्स हैं वो अच्छे से अगर हमें याद हो जाता है तो हम प्रैक्टिकल के वाइवा में कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं। इसलिए आप अपने प्रैक्टिकल को बनाइएगा और साथ में उन्हें पढ़ते रहिएगा और याद भी कर लीजिएगा। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 है, जिनमें से 2 रेखाएं बिंदु रूप में होती हैं। 2 रेखाएं इनमें बिंदु रूप में होती हैं। प्रति 1 डिग्री की अक्षांशीय दूरी लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इन रेखाओं की लंबाई पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न मिलती हैं। अब इसमें से कौन कौन सा सवाल आ सकता है कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो ग्लोब से किस दिशा की ओर खींची जाती है? तो आप लोग को जवाब देना है पश्चिम से पूर्व की ओर। और कोई पूछेगा कि लेटीट्यूड लाइंस कुल कितने होते हैं, तो कुल पूछेगा कुल संख्या कितनी है लेटीट्यूड लाइंस की, तब आप लोगों को बताना है 181। और अगर पूछा जाएगा कि ये बिंदु रूप को, अगर हम बिंदु को घटा दें, क्योंकि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है अक्षांश रेखाएं बिंदु रूप में होती हैं, अगर वो दोनों बिंदु रूप को मतलब बिंदु को हटा दें तो 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछे जाएंगे तो 181 होगा। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है और अक्षांश रेखाएं आपस में समांतर होती हैं। अब इसमें से हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रमुख अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती हैं। पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है और ग्लोब पर इन्हें दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है? ग्लोब पर इन 5 अक्षांश रेखाओं को दर्शाया जाता है। ये 5 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं और ये महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक है विषुवत रेखा, एक है कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। तो इसे हम लोग आज एक एक करके पढ़ेंगे और इनको एक एक करके डिस्क्राइब करके प्रैक्टिकल में बताना भी है। कैसे कैसे डिस्क्राइब करके बताया जाएगा वो हम आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे विषुवत रेखा की ओर, जिसे इक्वेटर भी कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्र से सर्वाधिक दूरस्थ भूमध्य रेखीय उभार पर स्थित बिंदुओं को मिलाते हुए ग्लोब या मानचित्र पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या होता है? जैसे कि ये है ग्लोब और ग्लोब पर भूमध्य रेखा के उभार, ये क्या है? भूमध्य रेखीय उभार है। भूमध्य रेखीय उभार है ये।
तो इस पर जो बिंदु होते हैं, जितने भी बिंदु, इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। इन सारे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। इसे शून्य अंश यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे शून्य अंश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यह रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध नामक 2 बराबर भागों में बांटती है। अगर पूछा जाएगा कि कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो आप लोगों को जवाब देना है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। क्या होता है? विषुवत रेखा पर जो दिन रात होती है वो वर्ष भर बराबर होती है। विषुवत रेखा पर अगर देखिएगा तो 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात भी होता है, और ये जो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है वो सालों भर होता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता। कर्क रेखा, अब हम पढ़ेंगे कर्क रेखा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यह रेखा उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अंश पर खींची गई है। कितने अंश पर खींची गई है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसलिए इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। इसके ठीक विपरीत की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में होती है। 21 जून याद रखिएगा, 21 जून को क्या होता है? सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, और जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन करेगा 21 जून को, और रात जो होगी वो सबसे छोटी करेगी। और वहीं इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम देखें तो 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी दिन होगी, और रात जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। अब आते हैं मकर रेखा पर। मकर रेखा को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। यह रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री अक्षांश पर खींची गई है। ये 23.5 डिग्री साउथ में खींचा गया है, और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे खींचा गया है। ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी गोलार्ध में है और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। जिस प्रकार 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, उसी प्रकार 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसलिए इस तिथि को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके विपरीत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। तो आप लोग समझ गए कि मकर रेखा पर सूर्य लंबवत कब चमकता है? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर चमकता है और 21 जून को कर्क रेखा पर चमकता है। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या करेगा? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होगी। और इसके ठीक विपरीत उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे छोटी दिन और सबसे बड़ा रात करेगा। अब आर्कटिक वृत्त में आते हैं। आर्कटिक वृत्त इंग्लिश में से आर्कटिक सर्कल कहते हैं। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री नॉर्थ की कोणीय दूरी आर्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। आर्कटिक वृत्त आर्कटिक महासागर, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए का अलास्का, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड से होकर गुजरती है, जबकि आइसलैंड इसके दक्षिण में अवस्थित है, मतलब आइसलैंड से होकर नहीं गुजरती है। और कौन कौन से देशों से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है? तो आप लोगों को बताना है कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस, यूएसए के अलास्का से, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड से होकर आर्कटिक वृत्त गुजरती है। यह वृत्त कनाडा के ग्रेट बियर झील से, कोई पूछेगा कि कनाडा के ग्रेट बियर झील से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आप लोगों को बताना है आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त के क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, अतः यह अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। आर्कटिक वृत्त वाला क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? अत्यधिक शीतल जलवायु वाला प्रदेश होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं मैप की तरफ, जिसमें हम अक्षांश रेखाओं का मैप बनाए हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यहाँ पे दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ पे 0 डिग्री में विषुवत रेखा है, 23.5 डिग्री में कर्क रेखा है, और यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये 23.5 डिग्री साउथ है। 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है। 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिक वृत्त दर्शाया गया है। ये है उत्तरी ध्रुव, जो कि यहाँ पे जो अक्षांश रेखा होगी वो 0 डिग्री पे होता है।
और ये है दक्षिणी। 0 डिग्री पे होता नहीं है, वो शून्य के बराबर होता है, मतलब कि वो बिंदु रूप में होता है। और दक्षिणी ध्रुव में भी जो अक्षांश रेखा होती है वो बिंदु रूप में होती है। और यहाँ पे दर्शाया गया है विषुवत रेखा, जो कि पूरे ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटे हुए हैं। अब आगे चलते हैं। अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। अब आर्कटिक वृत्त हो गया था, अब अंटार्कटिक सर्कल। विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिणी कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? जो ये अंटार्कटिका महाद्वीप जो सबसे दक्षिण में ग्लोब पर देखिएगा या मानचित्र में, मैप में देखिएगा, एटलस में, तो जो सबसे दक्षिणी महाद्वीप है वो अंटार्कटिका है और वो पूरा वाइट वाइट दिखाई देता है, इसलिए सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है अंटार्कटिका को। अक्षांश रेखाओं का महत्व, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अक्षांश रेखा से हमें ज्ञात होता है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से कितने कोणीय डिग्री की दूरी पर है। तो अक्षांश रेखाओं का महत्व में हम क्या बताएंगे अक्षांश रेखा के बारे में, कि अक्षांश रेखाओं से हमें ज्ञात होता है कि कोई भी स्थान जो है वो भूमध्य रेखा से कितनी कोणीय डिग्री पर है। अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम किसी स्थान की जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं। किसी भी स्थान की जलवायु का क्या कर सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं अक्षांश रेखाओं की सहायता, क्योंकि तापमान निर्धारण में अक्षांश रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखाओं से किसी भी स्थान की जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं। अक्षांश रेखाओं की सहायता से ग्लोब, मानचित्र या एटलस में किसी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सकता है। जैसे कि कोई भी स्थान है, मान लीजिए कि ये स्थान हम लंदन ले लेते हैं, और लंदन के बारे में हमें पता है कि लंदन जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा पे स्थित है। तो हम अगर देखेंगे तो एटलस में अगर हमें पता चलेगा, जैसे ही देखेंगे एटलस खोल के, तो उसमें 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे है, वहीं पे क्या होगा। और अगर अक्षांश भी पता होगा तो हम एग्जैक्ट जाके लंदन तुरंत ढूंढ लेंगे अक्षांश रेखाओं की सहायता से। तो यह रहा अक्षांश रेखाओं का महत्व। अब देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जिसे देशांतर रेखाएं कहते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर, अक्षांश रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर, और देशांतर रेखाएं जो होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली रेखा होती हैं। इन सब रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। इन्हें याम्योत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। अब कोई पूछे कि देशांतर रेखाओं को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमें कहना है याम्योत्तर रेखाएं भी कहा जाता है। ये ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। ये क्या होती हैं, ध्रुवों पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं, और ये समय की विभाजक होती हैं, यानी कि समय को बांटती हैं। जैसे कि अक्षांश रेखाओं के मध्य अंतर जो होता है वो समय में भी अंतर हो जाता है। ये ध्रुवों पर क्या करती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। जैसे कि ये रहा ग्लोब और यहाँ पे ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये अक्षांश देशांतर रेखाएं किस तरह होती है, ध्रुवों पर एक ही बिंदु में जाकर मिलती है। जैसे कि ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में एक ही बिंदु पर जाकर ये मिलती हैं। भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के मध्य दूरी कम होती जाती है। जैसे कि बीच में अभी कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में, दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितना डिफरेंस है, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या है, कम होता गया है डिफरेंस। दो महत्वपूर्ण देशांतर रेखाएं, एक है प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं, और एक है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। अब इन सब का भी डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे, प्रधान मध्याह्न रेखा का और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का। प्रधान मध्याह्न रेखा जिसे 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है, दुनिया का मानक समय 0 डिग्री यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। दुनिया का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है, तो बताना है 0 डिग्री देशांतर से। इसे क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। लंदन का एक नगर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है। तो कोई पूछेगा कि ग्रीनविच जो है, ग्रीनविच किस रेखा पर स्थित है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा पर स्थित है। इस रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ग्रीनविच रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर तथा पश्चिम में स्थित पश्चिमी देशांतर कहलाता है। जैसे कि ये है और ये है 0 डिग्री।
ग्रीनविच, ये ग्रीनविच लाइन ही है, ग्रीनविच लाइन है। और इसके पूर्व में स्थित पूर्वी देशांतर कहलाता है और इसके पश्चिम में स्थित पश्चिमी देशांतर कहलाता है। पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। कितना? 360 डिग्री। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट तथा 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। चूंकि समग्र भूमंडल 360 डिग्री अंशों में विभक्त है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को 24 समय चक्रों यानी कि 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को कितने टाइम जोन्स में बांटा गया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर में बताना है कि पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है, यानी कि उनमें समय जो होता है वो एक समय बताया जाता है। पूरे पृथ्वी में 24 समय चक्रों को पूरे पृथ्वी को बांटा गया है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक समयांतरण विषुवत रेखा पर होता है। 2 विपरीत देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। अब पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन और टाइम। तो 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर को नहीं कहा जाता है, इसी के आसपास में खींचा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एकदम सीधा लाइन नहीं है, ये बहुत ही स्थानों में ये टेढ़ा मेढ़ा करके खींचा गया है ताकि समय में अंतर ना हो जाए कहीं भी। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर के समांतर, यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा के ही आसपास में खींचा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर, किधर से किधर की ओर? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। और कौन से महासागर पर खींचा गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को प्रशांत महासागर पर खींचा गया है। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है, मतलब इस रेखा से पूर्व में जाएंगे तो तिथि जो होगा वो अलग रहेगा और इसके पश्चिम में जाएंगे तो तिथि अलग रहेगा। इस रेखा के पूर्व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाता है, ज़्यादा दिन का डिफरेंस नहीं रहता है, 1 दिन का डिफरेंस रहता है। अतः इस रेखा को पार करते समय 1 दिन बढ़ाया या घटाया जाना आवश्यक होता है। जब कोई जलयान पश्चिम दिशा में यात्रा करता है तो उसकी तिथि में 1 दिन क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। और यदि वह पूर्व की ओर यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। ये है लॉन्गिट्यूड्स, कौन कौन से महत्वपूर्ण लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये है देशांतर रेखाएं जिसमें से प्रमुख देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया है। और ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, दोनों को यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार से लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स खत्म होता है। अब अगले टॉपिक पर जाना है जिसका नाम है क्लाइमोग्राफ। क्लाइमोग्राफ का सबसे पहले हम परिभाषा देंगे। क्लाइमोग्राफ किस लिए बनाया गया, इसे किन्होंने इसे बनाया, किसने इन्हें बनाया और इसमें क्या दर्शाया जाता है, इसके बारे में हमें लिखना है। और फिर इसका फिगर भी बनाया जाता है। फिगर यहाँ पे बनाया गया है क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर का। क्लाइमोग्राफ की परिभाषा क्या है? तो किसी स्थान के औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान, क्या होता है? औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान एवं आपेक्षिक आर्द्रता, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के आंकड़ों को ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के सामने अंकित करके बनाए गए आलेख को उस स्थान का क्लाइमोग्राफ कहते हैं। कोई पूछेगा क्लाइमोग्राफ किसे कहते हैं? तो कोई भी स्थान है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसमें जोधपुर लिया गया है, जोधपुर भी हो सकता है, दिल्ली हो गया, मेरठ हो गया, कोई भी स्थान, शिमला, ऊटी, ये सब का जो क्लाइमोग्राफ बनाया जाता है तो औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान देखा जाता है कि उस क्षेत्र का औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान कितना है और आपेक्षिक आर्द्रता, वहाँ की आपेक्षिक आर्द्रता भी देखी जाती है। तो क्लाइमोग्राफ में कौन ऐसे 2 चीज़ हैं जो दर्शाए जाते हैं? तो औसत मासिक आर्द्र बल्ब तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता दर्शाया जाता है, ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं एक दूसरे के सामने। इसे ही हम क्या कहते हैं? क्लाइमोग्राफ कहते हैं, क्योंकि इसे ग्राफ पेपर पर दर्शाया जाता है। क्लाइमोग्राफ वह ग्राफ है जिसमें किसी भी प्रदेश के तापमान तथा आर्द्रता को साथ प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी प्रदेश के तापमान तथा आर्द्रता को क्या किया जाता है? साथ प्रदर्शित किया जाता है। क्लाइमोग्राफ की रचना सबसे पहले ग्रिफिथ टेलर नामक प्रसिद्ध भूगोलवेता ने किया। क्लाइमोग्राफ की रचना सबसे पहले किसने किया था? ग्रिफिथ टेलर नामक एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जो कि अमेरिका के थे। कहाँ के भूगोलवेता थे? अमेरिकी भूगोलवेता हैं ग्रिफिथ टेलर। उन्होंने ही क्या किया था? क्लाइमोग्राफ की रचना की थी।
इस आलेख की आकृति एवं ग्राफ पेपर पर बनाए गए आलेख की स्थिति को देखकर उस स्थान की जलवायु संबंधी सामान्य दशाओं को सहज बोध होता है। 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ग्रिफिथ टेलर ने मानव की शारीरिक क्रियाओं पर तापमान व सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए तापमान एवं सापेक्षिक आर्द्रता का प्रभाव प्रकट करने के लिए पहली बार ऐसे आलेख बनाए तथा उन्हें क्लाइमोग्राफ नाम दिया। क्या नाम दिया? क्लाइमोग्राफ नाम दिया। ग्रिफिथ टेलर द्वारा बनाए गए क्लाइमोग्राफ का मूल उद्देश्य क्या था? तो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा बनाए गए इस क्लाइमोग्राफ का मूल उद्देश्य था उष्णकटिबंधीय प्रदेशों जैसे यूरोप वासियों के निवास की संभावनाओं व सीमाओं को इंगित करना था। अतः इसने क्लाइमोग्राफ के उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी कोनों में क्रमशः मग्गी, रो, कीन तथा स्कॉर्चिंग शब्द लिखकर जलवायु की सामान्य दशाओं को प्रकट किया। कौन कौन से वर्ड इन्होंने लिखा? मग्गी, रो, कीन और स्कॉर्चिंग। इन सारे वर्ड के माध्यम से इन्होंने क्या किया? जलवायु की सामान्य दशाओं को प्रकट किया। अब यहाँ पे मग्गी, रो, कीन और स्कॉर्चिंग के बारे में जानते हैं। इन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है? जैसे कि मग्गी को हम क्या कहते हैं? उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र, उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश को मग्गी कहा जाता है। यहाँ पे आर्द्र बल्ब तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है और सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो 70% से अधिक होती है। यानी कि मग्गी वाला क्षेत्र में क्या होता है? तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पे तापमान भी बहुत ज़्यादा हो और आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा हो, उस क्षेत्र को मग्गी का क्षेत्र माना जाता है। अब रो, ठंडी व आर्द्र जलवायु वाला क्षेत्र क्या होता है? रो। आर्द्र बल्ब तापमान यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और सापेक्षिक आर्द्रता 70% से अधिक होती है। यानी कि तापमान कम और आर्द्रता अधिक वाला क्षेत्र रो कहलाता है। कीन, ठंडी व शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र कीन कहलाता है। आर्द्र बल्ब तापमान यहाँ पे 4 डिग्री से कम होता है और सापेक्षिक आर्द्रता 40% से कम होती है। यानी कि तापमान और आर्द्रता जहाँ दोनों कम होती है वो क्षेत्र कीन कहलाता है। स्कॉर्चिंग, उष्ण व शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र स्कॉर्चिंग कहलाता है। आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और सापेक्षिक आर्द्रता 40% से, आर्द्र बल्ब तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, कम नहीं, अधिक होता है, और सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो 40% से कम होती है। यानी कि स्कॉर्चिंग में क्या होता है? तापमान अधिक होता है और आर्द्रता कम होती है। वो क्षेत्र क्या होता है? स्कॉर्चिंग कहलाता है। तो इसमें याद रखना है कि मग्गी में तापमान कितना होता है, आर्द्रता कितना होता है, रो में तापमान कितना होता है, आर्द्रता कितना होता है, इसमें कीन में और स्कॉर्चिंग में तापमान और आर्द्रता कितना कितना होता है, ये याद रखना है। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, जिसका ग्राफ भी बनाना है। तो निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से जोधपुर का क्लाइमोग्राफ बनाइए। तो इन सारे आंकड़ों की सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। ये है ग्राफ। इस ग्राफ में इधर की ओर दिखाया गया है आर्द्र बल्ब तापमान, यानी कि टेम्परेचर को दिखाया गया है 0 डिग्री सेल्सियस में, 0 डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। और इधर है आपेक्षिक आर्द्रता, जिसे प्रतिशत में दिखाया गया है। यहाँ पे है मग्गी, ये है रो, ये है कीन तथा ये है स्कॉर्चिंग। और ये क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर है, इसलिए क्लाइमोग्राफ ऑफ जोधपुर में जो अधिकतर क्षेत्र है वो किधर की ओर है? जोधपुर में क्या होगा? जोधपुर का जो पूरा पार्ट है वो मिडिल में आता है, यानी कि इसमें तापमान भी अधिक है और आर्द्रता भी अधिक है। अब क्लाइमोग्राफ भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं हिदर ग्राफ के बारे में। हिदर ग्राफ क्या होता है? जिस प्रकार क्लाइमोग्राफ है उसी प्रकार हिदर ग्राफ है, बस थोड़ा डिफरेंस है हिदर ग्राफ में। यह एक जलवायु आरेख ही है। ये भी क्या है? एक जलवायु आरेख है। जिस प्रकार क्लाइमोग्राफ था उसी प्रकार ये भी एक जलवायु आरेख है, जिसमें औसत मासिक तापमान, इसमें क्या होता है? औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा, औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को अंकित किया जाता है। जिस प्रकार वहाँ पे क्लाइमोग्राफ में आर्द्र बल्ब तापमान और
आर्द्रता, औसत आर्द्रता को दर्शाया गया था, उसी प्रकार इसमें औसत मासिक तापमान और औसत मासिक वर्षा को अंकित किया जाता है। यहाँ पे आर्द्रता नहीं बल्कि वर्षा को अंकित किया जाता है। तापमान व वर्षा आधारित इस आलेख को हिदरग्राफ कहते हैं। यहाँ पे तापमान और वर्षा पे आधारित है, और वो क्या था, तापमान और आर्द्रता पर आधारित था, इसलिए उसे क्लाइमोग्राफ कहा गया। लेकिन इसे हिदरग्राफ कहा जाता है क्योंकि ये तापमान और वर्षा पे आधारित है। हिदरग्राफ की रचना का श्रेय ग्रिफिथ टेलर को जाता है। क्लाइमोग्राफ का भी रचना ग्रिफिथ टेलर ने किया था और हिदरग्राफ की भी रचना ग्रिफिथ टेलर ने ही किया है, जो कि क्या थे, एक अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। मानवीय क्रिया विशेषकर बस्तियों के संदर्भ में जलवायु के अंतरों का प्रभाव स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने इस जलवायु आलेख का प्रयोग किया था। क्या किया था इन्होंने, सर्वप्रथम इस जलवायु आलेख का प्रयोग किया था। और किस लिए किया था, मानवीय क्रिया विशेषकर बस्तियों के संदर्भ में, जैसे कि कोई भी मानव जो है वो कहाँ पे बस्ती बसाएगा अपना, जब वहाँ का जलवायु किस प्रकार से होगा कि वहाँ मानव के अकॉर्डिंग मतलब जलवायु है या नहीं है, वो देखना पड़ेगा। तो वैसे क्षेत्र बस्ती बसाने लायक होते हैं। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, जलवायु आलेख का प्रयोग किया, जिसे इन्होंने हिदरग्राफ कहा। उपयोग, अब हिदरग्राफ का उपयोग क्या है, यानी एप्लीकेशन इसका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग क्या है, औसत मासिक तापमान तथा औसत मासिक वर्षा को प्रदर्शित करने के लिए इसे बनाया जाता है कि कोई भी प्रदेश का औसत मासिक तापमान कितना होगा, औसत मासिक वर्षा कितनी होगी, तो उसे प्रदर्शित करने के लिए जो है वो एक ग्राफ होता है जिसे हम हिदरग्राफ कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु का अध्ययन करने के लिए कोई भी क्षेत्र की जलवायु हमें इस ग्राफ से पता चल जाता है। विभिन्न फसलों जैसे कि हो गया कपास, चाय, कहवा यानी कॉफ़ी आदि पर पड़ने वाले प्रभावों की तुलना करने के लिए, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो होगा वो कपास, चाय और कहवा आदि फसलों के लिए अच्छा होगा, तो ये हिदरग्राफ से ही हमें पता चलता है। ये है हिदरग्राफ के लिए आंकड़ों की सहायता से यहाँ पे मेरठ का हिदरग्राफ दिया गया है। ये उसके आंकड़े दिए गए हैं कि ग्राफ को कैसे हम बनाएं। औसत मासिक तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और औसत मासिक वर्षा यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया है। यहाँ पे स्केल हमें कितना रखना है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये सब अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको किस प्रकार बनाया जाता है एक अलग सा वीडियो बनाएंगे इसके लिए। हिदरग्राफ ऑफ मेरठ, इसमें दिखाया गया ग्राफ किस प्रकार बना हुआ है। इधर दिखाया गया है औसत मासिक तापमान और इधर औसत मासिक वर्षा दिखाया गया है। मेरठ का हिदरग्राफ कैसा है, तो इसमें इसका जो मेरठ का पूरा क्षेत्र है वो मतलब कि इसका सारा जो महीना है वो अधिक तापमान का रहता है और वर्षा जो होती है वो बहुत कम होती है। वर्षा कम है और तापमान अधिक है यहाँ पे मेरठ में। ग्राफ से हमें यही पता चलता है कि यहाँ पे तापमान बहुत अधिक है और वर्षा बहुत कम होती है साल भर में। अब बार डायग्राम आते हैं। अगला टॉपिक है बार डायग्राम। दंड आरेख, जिसे इंग्लिश में बार डायग्राम कहते हैं। बार डायग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, दंड आरेख कहते हैं और इसे ही इंग्लिश में बार डायग्राम कहा जाता है। दंड आरेख जो होता है वो आयताकार बार का उपयोग करके डेटा का प्रतिनिधित्व करने का एक विशिष्ट तरीका है, जिसमें प्रत्येक दंड की लंबाई उस मान के समानुपातिक होती है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। यह अलग अलग ऊंचाइयों के बार का उपयोग करके डेटा का एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि उसे ग्राफिकल तौर पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बार डायग्राम कहते हैं। वास्तविक जीवन में दंड आरेख का उपयोग आमतौर पर व्यावसायिक डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे हमें जनसंख्या घनत्व दिखाना है, कहीं का पॉपुलेशन दिखाना है, या तो फिर कोई भी बिजनेस में कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है, तो इस प्रकार से दिखाना है। उसमें इंपोर्ट कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ये सब व्यावसायिक डेटा को भी दर्शाया जाता है बार डायग्राम के माध्यम से। कोई भी फैक्ट्री जो होता है वो कौन सा धातु या कौन सा खनिज जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है, तो ये भी बार डायग्राम के माध्यम से ही दर्शाया जाता है। दंड आरेख का उपयोग अधिकतर गणित और सांख्यिकी में किया जाता है। गणित में किया जाता है और सांख्यिकी में किया जाता है। जैसे कि ये माध्य, माध्यक, बहुलक ये सब निकालने के लिए बार डायग्राम का ही उपयोग करते हैं।
दंड आरेख के प्रकार, तो दंड आरेख टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सरल दंड आरेख सिंपल बार डायग्राम जिसको कहते हैं, मिश्रित दंड आरेख कंपाउंड बार डायग्राम, बहुदंड आरेख मल्टीपल बार डायग्राम। यानी कि दंड आरेख जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, सिंपल बार डायग्राम, कंपाउंड बार डायग्राम और मल्टीपल बार डायग्राम। अब हम जानते हैं सिंपल बार डायग्राम क्या है। एक आरेख जिसमें डेटा के प्रत्येक वर्ग या प्रत्येक श्रेणी को समान चौड़ाई के आयताकार सलाखों के समूह द्वारा दर्शाया जाता है, उसे सरल बार आरेख के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? सरल बार आरेख के रूप में जाना जाता है। ये है सरल बार आरेख का आंकड़ा। इन आंकड़ों के माध्यम से यहाँ पे सरल बार डायग्राम मतलब कि सिंपल बार डायग्राम को बनाया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी दिया गया है, इधर पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाया गया है, यहाँ पे स्टेट दिखाया गया है, यानी कि कौन सा स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में। केरल का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बिहार का है, तमिलनाडु का है, फिर पंजाब का, हरियाणा का, असम का, उसके बाद महाराष्ट्र का, आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे कम है। तो सिंपल बार डायग्राम में यही होता है कि एक अकेला जो होता है आयताकार बार जो होता है इसमें होता है अकेले अकेले होता है। अब आ रहे हैं मिश्रित दंडारेख कंपाउंड बार डायग्राम जिसे कहते हैं। वह दंडारेख जिसे बड़ी संख्या के कई घटकों को दिखाने के लिए बनाया जाता है तथा इसमें एक दंड द्वारा बड़ी संख्या को दिखाया जाता है और फिर उसे घटकों के मुताबिक कई भागों में बांटा जाता है। इस बटे हुए दंड को मिश्रित दंडारेख कहते हैं। अब ये जो है एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आंकड़ा की सहायता से कंपाउंड बार डायग्राम बनाना है इसका। इसमें प्लांट है जैसे कि इसको प्लांट, इसको है, भिलाई है, टिस्को है, बोकारो है, राउरकेला और दुर्गापुर। इसमें इनगोट स्टील की मात्रा कितनी है, सेलेबल स्टील की मात्रा कितनी है और पिग आयरन की मात्रा कितनी है और यहाँ पे टोटल दिखाया गया है। यानी टोटल प्रोडक्शन करता है ये जो प्लांट हैं वो टोटल प्रोडक्शन करते हैं और इनमें से इनगोट स्टील की मात्रा टोटल प्रोडक्शन में इनगोट स्टील कितना है, सेलेबल स्टील कितना है और पिग आयरन कितना है, ये हमको अगर दिखाना रहेगा तो एक ही बार में दिखाएंगे और ये पूरा टोटल रहेगा और इसी को हम इनगोट स्टील, सेलेबल स्टील और पिग आयरन में बांटेंगे। तो इसीलिए इसको मिश्रित दंडारेख कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे कंपाउंड बार डायग्राम का फिगर दिया गया है, ये है प्लांट, यहाँ पे प्लांट है और यहाँ पे होगा प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन कितना कर रहा है। प्लांट जो है वो सारे ये है इसको प्लांट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है। इनगोट स्टील का वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और पिग आयरन का वो सबसे कम प्रोडक्शन कर रहा है। अब आते हैं बहुदंडारेख में, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में मल्टीपल बार डायग्राम। वह दंडारेख जिसमें 2 या 2 से अधिक परस्पर संबंधित तत्वों को दिखाने के लिए एक से अधिक दंडों का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि इसमें एक से अधिक दंड का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें बहुदंडारेख कहते हैं। इनमें एक ही वर्ग के परस्पर संबंधित आंकड़ों की तुलना की जाती है, इसलिए इन्हें तुलनात्मक दंडारेख भी कहते हैं। अब कोई पूछेगा कि बहुदंडारेख का एक अन्य नाम क्या है, तो तुलनात्मक दंडारेख। बहुदंडारेख को और किस नाम से जानते हैं? तुलनात्मक दंडारेख के नाम से भी जाना जाता है। मल्टीपल बार डायग्राम का ये आंकड़ा है, जैसे कि 1950 से 1951 के बीच में केनाल यानी कि नहरें, कुआं, टैंक और अदर्स ये सब दिखाया गया है और इसी को हम डायग्राम के माध्यम से इस प्रकार दर्शा रहे हैं। यहाँ निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से मल्टीपल बार डायग्राम को प्रदर्शित कीजिए और ये है बार डायग्राम। 1950 से 1951 के बीच में 1950 से 1951 के बीच में मतलब कैनाल से कितना सिंचाई किया गया है, वेल से कितना सिंचाई किया गया, टैंक से और अदर से। तो यहाँ पे सिंचित भूमि दिया गया है करोड़ हेक्टेयर में और ये है ईयर, कौन से साल में किया गया है। तो मल्टीपल बार डायग्राम इस प्रकार से बनाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग 5 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, स्केल, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, क्लाइमोग्राफ, हीदरग्राफ और बार डायग्राम। अब ये 3 टॉपिक जो है वो बच जा रहा है, तो इसे हम अगले पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे अगले पार्ट में करेंगे। ये 5 पार्ट जो है वो आज कंप्लीट हो गया।